बिहार की राजनीति में ना कभी कभी ऐसे नतीजे आते हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, सुरसंड विधानसभा की। आखिर वहां ऐसा क्या हुआ कि जीत का फासला इतना बड़ा हो गया? चलिए जरा आंकड़ों में गोता लगाते हैं और इस एक तरफा जीत के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है इस एक नंबर से, 23,667। ये बस एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सियासी भूचाल का पैमाना है। इसी एक नंबर में आप देखिए पूरे चुनाव की कहानी छिपी हुई है। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि आखिर कोई भी चुनावी नतीजा इतना ज्यादा निर्णायक, इतना वन साइडेड कैसे हो जाता है? क्या ये सिर्फ एक कैंडिडेट की हार थी या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और हैं, कुछ ज्यादा गहरी? चलिए मिलकर इसकी तह तक पहुंचते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उन ठोस आंकड़ों को देखना होगा जो जमीन पर सामने आए। देखते हैं कि ये नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं। तो ये रहे ऑफिशियल रिजल्ट्स। एक तरफ हैं जेडीयू के प्रोफेसर नागेंद्र राउत, जिन्होंने सिर्फ जीत ही नहीं हासिल की बल्कि देखिए 50% से ज्यादा वोट लेके एक तरफा मामला खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ आरजेडी के मौजूदा उम्मीदवार सैयद अबू दुजाना, जो 80,490 वोटों पर ही सिमट कर रह गए। अब देखिए चुनावी राजनीति में ना इतना बड़ा मार्जिन सिर्फ हार जीत का फैसला नहीं करता, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज होता है। लेकिन इन नतीजों को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस जमीन को समझना होगा, उस इलाके के भूगोल को, वहां के सामाजिक ताने बाने को, क्योंकि वही तो वहां की राजनीति को असली आकार देता है। अब इन आंकड़ों से सुरसंड की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। देखिए ये 100% मतलब पूरी तरह से एक ग्रामीण इलाका है और यहाँ की साक्षरता दर 50% से भी कम है। ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे एक अंदाजा लगता है कि यहाँ के वोटरों के लिए जमीनी मुद्दे किताबी वादों से कहीं ज्यादा अहमियत रखते होंगे। यहाँ के लोगों के लिए ना बाढ़ सिर्फ अखबार की एक खबर नहीं होती, नहीं, ये हर साल आने वाली एक आपदा है, एक त्रासदी। यही उनकी अर्थव्यवस्था की, उनके समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो हर साल उनकी पूरी जिंदगी को तहस नहस करके रख देती है। तो ठीक है, अब हमने वहां का माहौल तो समझ लिया। अब आते हैं असली सवाल पर कि 2025 में ऐसा क्या हो गया भाई कि नतीजा इतना पलट गया। चलिए इस हार के पीछे जो 3 बड़े कारण हैं उन्हें एक एक करके देखते हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ये अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। सोचिए कैसे सिर्फ 10 साल में यहाँ का चुनावी समीकरण पूरी तरह से उलट पुलट हो गया। 2015 में जहां आरजेडी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी, वहीं 2025 आते आते जेडीयू की पकड़ इतनी मजबूत कैसे हो गई? इसका पहला जवाब वोटरों की संख्या में छिपा है। पहला कारण, और शायद सबसे हैरान करने वाला, वो था वोटिंग में जबरदस्त उछाल। लेकिन ये उछाल आरजेडी के लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया। जरा आंकड़ों को देखिए। 2020 के मुकाबले 2025 में वोटिंग में सीधे सीधे 12% की बढ़ोतरी हुई। अब डेटा ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि ये जो बढ़ा हुआ वोट था ना, वो सीधे तौर पर आरजेडी कैंडिडेट की हार के बड़े अंतर की वजह बना। मतलब साफ है कि जो नए वोटर घर से निकले वो विपक्ष को मजबूत करने के लिए निकले थे। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर। वो ये थी कि जो मौजूदा कैंडिडेट थे वो अपने कोर वोट बैंक के किले से बाहर ही नहीं निकल पाए। एक तरह से वो अपने पारंपरिक वोटर्स के बीच ही सिमट कर रह गए। अब ये जो चार्ट है ये बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। देखिए आरजेडी को जो टोटल वोट शेयर मिला 38.7%, वो उनके MY समीकरण के अनुमानित वोट बैंक यानी 35.3% के लगभग बराबरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका साफ मतलब ये है कि वो दूसरे समुदायों को अपने साथ जोड़ने में पूरी तरह नाकाम रहे। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे निर्णायक फैक्टर, आरजेडी उम्मीदवार के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। 2023 में जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के छापे पड़े तो उसने एनडीए को करप्शन के नाम पर एक ऐसा घातक हथियार दे दिया जिसने आरजेडी के विकास के सारे दावों को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। और देखिए यहीं पर यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि सार्वजनिक संवाद में, पब्लिक लाइफ में शुचिता या ईमानदारी का कितना बड़ा मोल है। ये सिर्फ कोई कानूनी बात नहीं है, नहीं, ये सीधे सीधे एक वोटर के सम्मान से जुड़ी बात है, उसकी डिग्निटी से। क्योंकि हर वोटर को ये अधिकार है कि वो सोच समझकर सही जानकारी के आधार पर अपना फैसला ले सके। तो ठीक है,
हमने समस्या को तो काफी गहराई से समझ लिया, लेकिन सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है। अच्छी बात यह है कि ये रिपोर्ट सिर्फ प्रॉब्लम का एनालिसिस नहीं करती, बल्कि आगे का रास्ता भी दिखाती है। रिपोर्ट में भरोसा वापस जीतने के लिए एक 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी सुझाई गई है, और ये एक तरह से किसी भी पार्टी के लिए एक ब्लूप्रिंट है जो वाकई गवर्नेंस के दम पर जीतना चाहती है। पहला, नेतृत्व बदलिए। दागी उम्मीदवार को हटाकर एक नई शुरुआत का संकेत दीजिए। दूसरा, लोगों की असली शिकायतों पर फोकस कीजिए, जैसे बाढ़ का पक्का समाधान। और तीसरा, सरकारी योजनाओं में जो लोकल लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है उसे उजागर करके सुशासन के दावों की पोल खोलिए। और ये कोई हवा-हवाई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सीधे लोगों की सबसे बड़ी चिंताओं से जुड़ी हुई है। बाढ़ की तबाही, सेहत और कुपोषण की समस्या, रोजगार और पलायन का दर्द और भ्रष्टाचार, ये वो असल मुद्दे हैं जो सुरसंड के हर परिवार की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो चलिए अब सुरसंड के इस केस स्टडी से जो सबक मिले हैं उन्हें जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं कि लोकतंत्र और वोटर्स के लिए इसके असल मायने क्या है। आज की पॉलिटिक्स ना पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हो गई है। एक तरफ ऐसे गठबंधन है जिन्हें तोड़ना मुश्किल है, जो 50% प्लस वोट की दीवार खड़ी कर देते हैं। दूसरी तरफ डिजिटल पहुंच है, जो नैरेटिव बनाती और बिगाड़ती है। डीपफेक और टारगेटेड गलत सूचनाओं का इस्तेमाल हो रहा है। और इन सब के बीच बड़े पैमाने पर युवाओं का पलायन वोटरों की प्राथमिकताओं को ही बदल रहा है। और इस नए डिजिटल दौर में एक बात गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। जो भी डिजिटल कैंपेन चलाए जा रहे हैं उन्हें वोटर्स की प्राइवेसी और उनकी सहमति यानी कंसेंट का सम्मान करना ही होगा। किसी के डेटा का गलत इस्तेमाल करके आप भरोसा नहीं जीत सकते, कभी नहीं। और यही तो भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून का भी मूल सिद्धांत है। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब लोगों के असल मुद्दे, बुनियादी ज़रूरतें जस की तस बनी रहें, तो एक वोटर के पास एक दागी उम्मीदवार और एक अटूट विपक्ष के बीच आखिर क्या विकल्प बचता है? सुरसंड की कहानी सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है, ये उस दुविधा की कहानी है जहां अक्सर एक आम वोटर खुद को 2 पार्टों के बीच फंसा हुआ महसूस करता है।